अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं अपने गेस्टों का तारफ़ करवाने से पहले मैं अपने टॉपिक बता दूं प्रोग्राम का। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे मनशियात पे। जिस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी में शरेआम आपके सामने, इस्लामाबाद पिंडी में भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में ये नशा सरेआम था। इसके अलावा अब स्कूलों में भी ये इसका जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस पे हमारे जो कानून है, जो हमारे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, वो भी बिल्कुल खामोश नज़र आती है। तो मैं अपने गेस्टों को सबसे पहले तारफ़ करवाता हूँ। मलक सज्जाद अनवर साहब, माहिर नफ्सियात, अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही हमारे तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट इंजीनियर कामरान हफीज़ चौहान साहब, चेयरमैन मंजिल मुराद वर्ल्ड। तो मैं मलक साजिद साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ सेहत, क्योंकि मनशियात पे हम बात कर रहे हैं जिसमें वजारत सेहत जो है वो आपके सामने ही है, जो हिस्सा ले रही है, जो इस पे काम कर रही है। तो इस पे आप बताएं कि जो हमारी हुकूमत को बढ़ चढ़ के काम नहीं करना चाहिए, जो अदारे हैं इस्लामाबाद में बेसिकल, इस पे आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बड़ी छोटी और मुख्तसर सी बात करूंगा। पहली बात तो ये कि इसको सिर्फ हेल्थ नहीं देखती है जी। इसके लिए एक अलहदा से पूरी मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसे एंटी नारकोटिक्स फोर्स कहा जाता है। जी बिल्कुल। और उनका काम साल में सिर्फ एक दिन होता है, जिस दिन 26 तारीख को किसी महीने में इंटरनेशनल ड्रग डे होता है। उस दिन आपने देखा होगा कि एक हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है UNODC का और उनका, ठीक है। और वो सिर्फ बैनर लगाते हैं जिनाया एवेन्यू के ऊपर और आगे पीछे। बाकी पूरे साल में कोई एक्टिविटी एंटी नारकोटिक्स की नजर नहीं आती है कि वो, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे आम लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि ये मिनिस्ट्री क्या काम करती है। मैं जाती तौर पे मिनिस्ट्री के 3 चक्कर लगा चुका हूँ जी कि जी हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, बताया जाए कि इसके SOPs क्या हैं ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के। मैं एक ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर चलाता हूँ आवर होम रिहैब ट्रस्ट के नाम से। ठीक है। आपको सुन के ये हैरत होगी कि वहाँ के सेक्रेटरी साहब का ये कहना है कि जी हम अभी कंसल्टेंट हायर करने जा रहे हैं जो हमें सजेशंस देगा और उसके बाद फिर हम जो है इसके लिए कोई SOPs बनाएंगे। ठीक। UNODC ड्रग्स और क्रिमिनल्स पे काम करती है। लास्ट 4 मंथ से मैं उनकी एक मैडम को कॉल कर रहा हूँ कि जो UNO के हैं SOPs वो काइंडली मुझे मिल नहीं सकती तो मेल कर दें ताकि मैं अपने इदारे को उसके मुताबिक चला सकूं। ठीक। आज मॉर्निंग में आज की तारीख में भी मैंने उन्हें कॉल किए और उन्होंने कहा जी अच्छा आप मुझे मंडे को एक SMS कर देंगे, मैसेज करेंगे। तो मैंने किसी को कहा था, मुझे ये भी नहीं याद कि किसको कहा था, तो मैं आपको SOPs दे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि इस अदारे में कोई अभी तक SOP या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल एंड रेगुलेशन, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जी जी, उसमें किसी का कोई नहीं है। कोई 10,000 बेड का ले रहा है तो कोई 20,000 ले रहा है। इसी तरह डायग्नोस्टिक है, एक बंदा COVID-19 के टेस्ट के 6,000 रुपया ले रहा है तो एक 16,000 रुपया ले रहा है। फिर गवर्नमेंट ने 6,500 उसका फिक्स किया तो फिर लोगों ने शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मसले में जिसको हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं, जी जी, अच्छा अब इसमें अनपढ़ लोग नहीं रह गए। सबसे बड़ी बात, इसमें डॉक्टर्स, नर्सेस और आपकी यूनिवर्सिटी के 90% लेने वाले स्टूडेंट्स ठीक बिल्कुल इस नशे के अंदर जा रहे हैं। तो कल यही आपके डिप्टी कमिश्नर भी लगेंगे, यही आपके जस्टिस भी होंगे, यही आपके MNAs भी होंगे और यही आपके डॉक्टर्स भी होंगे, यही आपके लॉयर्स भी होंगे। अभी करंटली भी एक बंदे ने मुझे बताया कि DI खान में एक जज साहब हैं, हाजिर सर्विस हैं एंड वो ड्रग्स लेते हैं। हाजिर सर्विस। ठीक। अच्छा, मैं एडवोकेट साहब आपकी तरफ आता हूँ इसी सवाल को लेकर, जब फिर दूसरे सवाल पे आते हैं। जिस तरह अभी इनका SOP कोई नहीं अदारा चल रहा है और हमारे मुल्क में मनशियात कितनी बढ़ गई है वो आपके सामने है, तो ये कौन, इसका जिम्मेदार कौन है, ये इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ठीक है जी, मैं अपने तमाम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी एक बेसिक कलीदी जो हमारे इस वक्त सोसाइटी के जो बेसिक इश्यूज हैं, नंबर 1 उसमें ये है कि हमें गलत और दुरुस्त की तफरीक ख़त्म होती जा रही है। मिनासु कौम अच्छे और बुरे की तफरीक नहीं रह गई, इखलाकी इक़दार पूरी तरह से मुतासर हो गई। दूसरा, हम पूरी तरह से इसको डिप्राइव हैं क्वालिटेटिव लीडरशिप से और जितने भी नकायस हमें सोसाइटी में नजर आ रहे हैं, इसका मैं कलीदी जिम्मेदार उस लीडरशिप को कहता हूँ जो पावर में या रही है। और तीसरा, हमारे सोसाइटी में इंसाफ का
معیاری اور انڈسکریمنیٹ نہ ہونا اور آبجیکٹو سینس میں موجود نہ ہونا، ان چیزوں نے یہ تمام بگاڑ کی شکلیں پیدا کی. اور میں تو ہمیشہ ہی آپ کے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کے سب سے پہلے آئین سے لے کے ہر قانون تک کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ٹوٹل اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری اسلام سے دوری، مذہب سے دوری، ہماری جو اخلاقی روایات تھیں ان سے دوری، میٹیریلسٹک پن، ہمارے فیملی جو سیٹ اپس ہیں ان کی ڈسٹربنسز، ہماری دوسروں سے توقعات کا اللاجیکلی زائد ہونا، اور جو دوڑ لگ گئی ہے دنیاوی حصول کے لیے، دنیا کے حصول کی جو دوڑیں لگ گئی ہیں، یعنی ہمیں کسی کو بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ بالکل عارضی زندگی ہے اور ہمارے جو آخری جو ہمارا لمبا ہے وہ آخرت ہے. ہم نے اس دنیا کو ہی اپنا آخر سمجھ لیا ہے اور اسی کا حصول سب کچھ بڑا ہمارا مقصد بن گیا. تو جس وقت تک ہمارا اللہ پہ یقین نہیں بڑھے گا اور ہم دین اور اپنی اخلاقی اقدار روایات کی طرف واپس رجوع نہیں کریں گے اور ہمارے فیملی کا سینٹر عورت وہ مقام جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی روایت رہا ہے اس میں واپس نہیں جائے گی، یہ اس قسم کے خرافات چلتے جائیں گے. اور اس کے ساتھ قانون کا عملداری اور اطلاق اور ایون تمام لاز کا ریوزٹ کرنا، اور یہ جو ادارے اتنے سارے بنا دیے ہیں نا انہوں نے پرفارم نہیں کیا. اچھا کامران حفیظ صاحب، جس طرح واقعہ ہوا ہے موٹر وے میں واقعہ ہوا ہے تو وہاں بھی ایک دوسرے پہ بات، اس کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ میں تو سر یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی ہوا اس میں جن وہ مجرموں نے جو کچھ کیا انہیں پکڑ رہے ہیں، پکڑا ہے اور اوروں کو بھی پکڑنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک موٹر وے بنی کون ذمہ دار تھا کہ وہ موٹر وے جب آپریٹو کر دی گئی اس پہ لوگوں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا تو کس کی ذمہ داری تھی کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے آرڈر کرے، کس نے اس کو سیکیورٹی مہیا کرنی تھی، وہ نیگلیجنس کس سے ہوئی ہے. اور ان کو مجرموں کو ضرور پکڑیں لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ کون قصورواران ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور کیوں جب ایک چیز استعمال میں آ گئی اور وہاں اس پوری بیٹ کے لیے کسی پولیس فورس کو کسی فورس کو ڈپلوائے نہیں کیا گیا. دوسرے ایک بے آسرا عورت نے پریشانی میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک آفس کو رابطہ کر ہی لیا 113 یا جو بھی کر کے، تو آگے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اگر ان کا ایریا نہیں بھی تھا انہیں پورا رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ اس کو اس ایریا سے متعلق جو پولیس تھی اور اس کو وہاں تک پہنچنے تک انشور کرنا چاہیے تھا کہ کیا اس کو مدد پہنچ گئی، بجائے اس کے کہ یہ کہنے کہ یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے یہ جورسڈکشن، یہ فلاں تھانے کی جورسڈکشن ہے. اور اس تھانے میں بھی شاید کوئی فون شاید کیا ہو اور اس تھانے نے آگے کیا پرفارم کیا کوئی نہیں. سر جس وقت تک جتنے لوگ ذمہ دار تھے موٹر وے بننے کے بعد اس پہ فوری طور پہ پولیس فورس ڈپلوائے کرنے کے اور اس کی ہینڈنگ اوور کسی کو کرنے کے، ان سب کو نشاندہی کریں اور جو ذمہ دار ہیں ایک تو ان کو پھر فورس سروس سے ہی فارغ کریں. پھر جس اس عورت نے مجبوری میں جس سرکاری فورم کو اس کو ٹچ کر لیا تھا جس کا مطلب سیکیورٹی مہیا کرنا تھا، خواہ اس کے بعد وہ ایریا نہیں تھا، جس نے وہ ریسیو کیا اور جو اس کا انچارج اس کا پورا ایکشن کو آبزرو کریں کہ اس نے کیا پراپرلی اس کو مدد کرنے کی کوشش کی. پھر اگر اس نے مدد کے لیے کی تو آگے کس کی نیگلیجنس ہے، جتنوں کی ہے ان کو باقی کی تو ٹرائل میں لے کر جائیں، انہیں پبلک سروس سے بات کریں. جب یہ میسج بنے گا تو دیگر پبلک سرونٹ کیئرفل ہو جائیں گے آئندہ کے لیے کہ یہ ہوگا. اگر ہم کان جو لے گیا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جو اس کان کا قصوروار ہے اس کو نہیں پکڑ رہے تو یہ نظام نہیں چلتا. ملک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح اسپیشل پرسن میں وزارت صحت کی طرف سے آیا ہے کہ مرض بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کہیں گے یہ کیوں بڑھ رہی ہے، اس پہ کیوں، جس طرح آپ نے کہا ہے ابھی کوئی ایس او پی نہیں، کوئی چیزیں نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا. سر جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ ہمارے کسی ادارے کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی ادارے کو آپ کا بھی جانا ہوتا ہے، ان کا بھی، میرا بھی جانا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آج تک ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہ تو ہم نے 2% کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بھی اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ جو میری اپنی فیملی میں میری یعنی سسٹر ہے وہ بولتی نہیں ہے، سنتی نہیں، بہنوئی ہے اس کا بھی یہ تو پرانا ایک ایشو. لیکن
हेल्थ के डिपार्टमेंट में तो आप ये देखें कि मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स एक आम आदमी के लिए वो नहीं मिलती। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैं आर्थोपेडिक वालों से मेरा राब्ता रहता है, आना जाना होता है। आप यकीन करें कि पता नहीं हम शायद मौत भूल गए हैं हर लेवल पे, चाहे आम आदमी है, चाहे इक़्तिदार वाले हैं, चाहे जो भी है, कि वो ज़कात के पेशेंट की भी जो मेडिसिन आती हैं उसमें भी कमीशन लेते। दिस इज़ फैक्ट। और ये मैं बड़े, अगर आप मुझे आप कहते हैं कि कलमा पढ़ के आप कहें तो मैं कलमा पढ़ के कहने को भी तैयार हूँ कि ये, और मुझे कहीं भी आप किसी फोरम पे भी खड़ा करेंगे तो उसमें भी लोग जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो उस ज़कात वाले पेशेंट के भी सामान में से कमीशन लेते हैं। सही। तो अब आप वो कहें कि जी वो गूंगे बहरों की हम बात करें या 2% वाले की, हेल्थ वाले, उनके लिए क्या करेंगे? नथिंग विल हैपन। ये सिर्फ मैं अभी मेरी एक और दोस्त से बात हो रही थी उस दिन भी बैठ के कि अभी तो फोटो सेशन चल रहे हैं माजरत के साथ। पीटीआई की जो तंजीमें बन रही हैं उनके इतने उन्होंने पोस्टें क्रिएट कर दी हैं कि जिस बंदे से बात करो, इस्लामाबाद रीजन के लेवल की मैं बात करूंगा, जिस बंदे से बात करो अगर वो पीटीआई का है तो उसके पास कोई पोस्ट मौजूद है। पिछले 2.5 महीने से सिर्फ हलफ बर्दारियां हो रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा। 2.5 महीने से तंजीमें बन रही हैं, हलफ बर्दारियां हो रही हैं। ठीक। कोई किस चीज का कोऑर्डिनेटर है, कोई किस चीज का, और काम क्या है? जीरो। विंग बना दिएंगे जी, ये वेलफेयर विंग है जी, ये लॉयर विंग है, ये लॉयर्स की एक फोरम बना दिया गया है जी। क्या कर रहे हैं? हमारा आने का नारा 2 साल पहले क्या था? आई एम सॉरी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को कह क्या रहे थे और अब कर क्या रहे हैं। मेरा रहायश, सॉरी ये आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मेरी रहायश है I-10 में, और आप ये असद उमर साहब का हल्का है जो कि सेकंड टू इमरान खान कहलाते हैं। वहां पे पिछले 10 साल से पानी का इशू है। एक लाइन एक जगह से जाती है पुना फकीरा से I-10 तक, ठीक है। आज तक असद उमर साहब मुड़ के उस हल्के में नहीं आए। और एक और चीज जिसको मैंने पिछले एक इंटरव्यू में भी हाईलाइट किया था कि जो कल सीडीए ने सेक्टर बनाने, उसमें असद साहब करोड़ों रुपया दे के, जिन्हें हम देही इलाका कहते हैं, करोड़ों रुपया दे के उसका इफ्तिताह भी कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई बंदा जाए और इधर देखे जिस हल्के में उन्होंने पैसे दिए हैं जिन यूसीस में, वो उन्होंने अपनी गलियां पक्की कराई हैं जहां से उनके डंगर गुजरते हैं, जानवर कह रहे हैं जो पंजाबी नहीं समझते। जी जी। तो मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं? जैसे वकील साहब ने कहा कि हमें मॉरली इस्लाम की तरफ वापस आना है, मैं इनको सेकंड करूंगा और बड़ी अच्छी बात है। हर डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो कानून है, चाहे वो हम जो है ना डिसेबल की बात करें, चाहे हम मोटरवे के वाक़े की बात करें, उसको हमने सोशल मीडिया पे एक इशू बनाया हुआ है। ये मेरी बहन भी हो सकती थी, ये मेरी माँ भी हो सकती थी, ये आपकी भी कुछ भी हो सकता था। मीडिया के भी कसूर है इसमें कि क्या इस मुल्क में सिर्फ गलत काम ही हो रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का अच्छा काम नहीं हो रहा। कोई काम भी तो हो रहा होगा, लेकिन आप मीडिया भी जब भी देखेंगे। मलिक साहब, हम देखें, हम जो चीज़ सामने होती है हम वो दिखाते हैं। अभी यार आप देख लें जो मनसूबा इन्होंने लगाया KPK में, उसमें 2-3 बसों का आपके सामने हाजिर। अब हम बताएं हम क्या करें, हम उसे ना चलाएं? देखिए जो चीज़ होती है फैक्ट पे हम वो करते हैं। तो कामरान नफीस साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहिए, आपकी अपनी मंजिल मुराद पार्टी है, तो मलिक साहब जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। तो क्या ये अदारे इस तरह करेंगे? अगर हम हमारा सिस्टम ही देखें, कोई SOP नहीं, कोई सिस्टम नहीं, और मंशियात आपको पता पाकिस्तान में, मैं कौन से नंबर में, मुझे एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता, इस पे आप क्या कहें? सर मैंने तो अब पता है कि सियासत में आने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, अपनी बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि मैं पॉलिटिक्स करनी है, किसी इख्तियार में हूँ। जो मेरी उसकी बुनियादी गर्ज़ो गायत है ना, वो किसी पार्टी से मैच नहीं करती। मैं बार बार कहता हूँ कि हमें सबसे पहले अपना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चेंज करना है। ये पार्लियामेंट्री डिलीवर नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक होना लाजमी है, लेकिन वी नीड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक इन अमेरिका, क्योंकि वो हमारी खिलाफत के नज़दीक तरीन मॉडल है। एक
दूसरा, आपको पब्लिक सेक्टर को राइट साइज करना पड़ेगा, इसकी ओवर एक्सपेंशन ने इसको बहुत तबाह किया। तीसरा, आपको जो पब्लिक सेक्टर से एसोसिएटेड शख्स है उसकी तनख्वाह मराद ठीक करनी पड़ेगी। आप हम लोग बैठ के देखते हैं इसकी ये तनख्वाह, आप बिलीव करें किसी पब्लिक सर्वेंट की इसको जो तनख्वाह है उसमें वो गुजारा नहीं कर सकता, जी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। और वो उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं करप्शन के अलावा सर्वाइव करने के लिए। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देने लगा। मैं जब सिविल सर्विस में था और एसडीओ था, मेरे पास एक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल आया और उसने आके मुझे कहा, जनाब कि मैं किसी काम से आया हूँ और महकमा बड़ा करप्ट हो गया, ये पैसे मांग रहा है। मैंने कहा बैठ जाओ, रिटायर हो गया। मैंने कहा बैठ जाओ, तुम चाय पिलाता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या। नहीं, मैंने कहा बताओ, तुम सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल भर्ती हुए थे लोकल गाँव में, तो किस ग्रेड में? उसने कहा कोई 3-4 ग्रेड था। मैंने कहा तुम्हारी उस वक्त तनख्वाह क्या थी? सन 60 से पहले की बात कर रहा था, 58 की। उसने कहा जी मेरी तनख्वाह थी 120 रुपये। मैंने कहा अच्छा, कहना जी हम तो तनख्वाह बहुत ने। और मैं कहा ठहर जा, तेरे 120 का हिसाब लाने के वो कितना सी। मैं कहा ये बताओ कि उस वक्त तोला सोना कितना था? उसने कहा जी 45 रुपये तोला। मैंने कहा तुम 2.5 तोले की तनख्वाह ले रहे थे, ग्रेड 3-4 का होकर मुलाजिम। मैंने कहा तुम्हारी उस वक्त मटन कितना किलो था? उसने कहा जी अच्छा मटन 12 किलो था। मैंने कहा इसका मतलब कि तुम एक महीने तनख्वाह में 150 किलो मटन खरीद सकते थे। मैंने कहा आप हिसाब लगाते हैं, उसमें भी हिसाब लगाया, अच्छा निकला था। मैं आज का हिसाब लगाता हूँ, 1,15,000 रुपये का तोला। आप 2.5 तोला ग्रेड 4 का करें तो ये कोई 3-3.5 लाख, 2.5-3 लाख तनख्वाह बनी, 3 लाख। अगर आप मटन के हिसाब कर लें तो इस वक्त मटन 1200-1400 रुपये किलो मिल रहा है। आप 1200 से ज़्यादा दे लें 150 को, तो आप देख लें कि 1,20,000 और 1,60,000। आज भी आप ग्रेड मुलाजिम को 4 के मुलाजिम को 1,60,000 से लेके 2.5 लाख तनख्वाह देते हैं तो वो चोर नहीं रहेगा। आप एक चीज़ को ये देखेंगे, उस दौर के हेड मास्टर जो गांव के आपको मिलेंगे, जो आज से 20 साल पहले रिटायर हुआ है, सर उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई। उस गांव का सबसे बड़ा घर उनका है, उसका बच्चा कोई जर्नैल है, कोई जज है, कोई कुछ है। आज का मास्टर जब तक ट्यूशन न पढ़ाए, मुर्गी अंडे ना बेचे सर, वो घर नहीं चला सकता। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये फिगर बड़ा हुआ है, इसकी बाइंग स्ट्रेंथ कम हो गई है। मैं एक छोटी सी बात और आपका टाइम होगा कि वो मेरे अजीज थे ग्रेड 17 में, उस दौर में एडी, तो मैंने उनका नाम लिया शेख यूसुफ। तो उसने कहा जी वो बड़े दलेर तबान हो सकते हैं, उनसे तो गवर्नमेंट डरती थी, पूछ के चलती थी। और मैंने कहा वो क्यों दलेर थे, सुन लो। मैंने कहा तुम अंदाजा है ग्रेड 17 में उनकी तनख्वाह क्या थी? कह रहा है जी मुझे याद है, उनकी 750 रुपये। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार अगर 45 में तोला सोना थी तो वो उस वक्त कोई 12-13 तोला की तनख्वाह ले थे ग्रेड 17 में होते हुए। मैंने कहा वो उस वक्त 950 किलो मटन ले सकते थे। आज के हिसाब से हिसाब लगा लें 12-14 लाख तनख्वाह पर ग्रेड 17 की। मैंने कहा वो बाइज्जत अपनी नौकरी करके बगैर किसी के दुआ लिए अपना घर बना सकते थे, बच्चों को ब्याह सकते थे और रिटायर होने के बाद अपनी बाकी जिंदगी जी सकते थे। आज के मुलाजिम को जो तनख्वाह जिस स्केल में मिल रही है, आप बिलीव करें वो एक हफ्ता नहीं गुजार सकता, 3 हफ्ते की उसे पैदागिरी करनी, मजबूर है वो करप्शन करने पे। मैं इसलिए कहता हूँ प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के आइन से लेके आखिरी कानून तक को रिविजिट करने की जरूरत पड़ गई है। आपको गवर्नमेंट सेटअप को छोटा करके जरूरत के मुताबिक राइट पर्सन राइट जॉब लगाते हुए अच्छी तनख्वाह मराद देनी पड़ेंगी, वो चोर ना रहें। सर आपने इस कौम का अगर करेक्टर बचा लिया ना, कौम खड़ी हो जाएगी। दूसरी बात, जिस कौम के 90% ज्यादा लोगों का रिज़्क प्रॉपर हलाल के जुमरे में ना आता हो, उसकी दुआएं नहीं कबूल हो सकती, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। जी अभी ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, तो ब्रेक के बाद हम आएंगे मलिक साहब से सवाल करेंगे कि हमारे मुशाहिदे में आया कि बहुत महंगा इलाज है, आम आदमी की पहुंच में कैसे आ सकेगा, ये सवाल मेरा आपसे होगा। तो नाज़रीन अभी ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे चलते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
कामरान हफीज साहब की कोई गुफ्तगू बाकी रहती है तो उनसे स्टार्ट करते हैं। जी कामरान। तो मैं जो आखिरी पार्ट कहने लगा था कि भुट्टो साहब, हम एक अजीब कौम है कि हमारा इस दुनिया में भी एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक है, और मुझे यकीन है कि हमारा इस दुनिया से जाने के बाद आखिरत में भी एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए कि यहाँ पर मेरा घर तब चल रहा है जब मेरा हाथ इनकी जेब में, और इनका घर तब चल रहा है जब इनका हाथ आपकी जेब में, और आपका घर तब चल रहा है जब मेरी जेब में। ये हम इंटरलिंक है, हमारी अपनी जेब में हाथ नहीं है, एक। और दूसरी तरफ सर, मैंने इनके साथ नाइंसाफी कर रखी है, इन्होंने आपके साथ कर रखी है, आपने मेरे साथ कर रखी है। अगले जान इनकी जो नेकियां पढ़ने मेरी तरफ आनी है, इनके गुनाह मेरी तरफ आने हैं, मेरी नेकियां इनको ट्रांसफर होनी है, इनकी नेकियां आपको ट्रांसफर होनी है, आपके गुनाह इनको ट्रांसफर होने हैं। हमारा इस दुनिया में भी बहुत गहरा ताल्लुक है एक दूसरे के साथ और दूसरे। और इसका अगर कोई कसूरवार है तो वो लीडरशिप है जो इस निज़ाम को एड्रेस नहीं कर रही, रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रही। जिस दिन आप इसके रूट कॉज को एड्रेस कर देंगे सर, ये कौम खड़ी होती है। हम इस वक्त मजबूर हुए हुए, हम उस हालत में हैं जब वो हमारा दीन कहता है ना कि जहाँ रिज़्क ना मिले वहाँ पर कुछ हराम भी आप उतना ले सकते हैं जिसमें जिंदा रह सकें। आप बिलीव करें कि ये रिज़्क जो लोग उस हद तक ले रहे हैं जिसमें वो जिंदा रह सकें, अपनी जीने की ज़रूरियात पूरी कर सकें, बच्चों की तालीम, घर की छत, किराया, बिजली का बिल दे सकें और रोटी खा सकें और सोसाइटी में मिनिमम जी सकें, जायदादें ना बनाएं, उनकी हद तक का जुर्म भी जो है मेरी राय में उसका टोटल कसूरवार कलीदी हमारी लीडरशिप है, उसका गुनाह उन्हीं को जाना है। ठीक। इसको जंगल बनाने वाले वो। ठीक। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरा वही सवाल है कि जो मंशियात का इलाज बहुत महंगा है, तो आम आदमी किस तरह इसकी पहुंच में आएगा? क्योंकि अगर वो इलाज करवाना चाहे, इस नशे से दूरी इख्तियार करना चाहे, तो वो इलाज कैसे हो सकेगा, मुमकिन हो सकेगा? सर, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया गया, इसका इलाज महंगा नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब गवर्नमेंट की तरफ से SOPs ही नहीं होंगे तो मारूफ अपने पैसे लेता है, अली अपने पैसे लेता है, शिफा अपने पैसे लेता है। इलाज महंगा नहीं है। तो जैसे वकील साहब ने कहा कि हम सब अपनी जेबें भर रहे हैं, इलाज लोग अपनी मर्जी से पैसे ले रहे हैं। कोई 50,000 महीना ले रहा है पेशेंट का, कोई लाख रुपया ले रहा है। एक साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने अपना सेटअप बनाया है, वो 18,000 रुपया पर डे लेते हैं। पर डे मरीज को दाखिल करने का साइकियाट्रिस्ट है इस्लामाबाद के। ठीक। एक साहब हैं, वो 4 लाख रुपया महीना लेते हैं। F6 में उन्होंने सेटअप बनाया हुआ। 4 लाख पर मंथ लेते हैं। पर मंथ? हाँ जी। अब मेरा इदारा है, हम ज़कात वाले पेशेंट फ्री करते हैं, और जो नॉर्मल अफोर्डिंग है वो 25,000 महीने पे करते हैं। यानी आप 700 रुपया पर डे कर लें, जिसमें खाना भी है 3 टाइम का, इज्जतदार खाना। ये नहीं कि जी आप सिर्फ दाल खिला रहे हैं या सब्जी खिला रहे हैं, उसका प्रॉपर एक मेन्यू बना हुआ। मेडिसिन भी A+ कैटेगरी, डॉक्टर्स की फीसें, सब कुछ मिला के। तो जब आप उस तरफ जाएंगे कि महंगा, इलाज महंगा नहीं है। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि जो पेशेंट है उसकी फैमिली भी उसको लीस्ट प्रायोरिटी रखती है। यानी जिस दिन वो कहता है कि जी मैं मर जाऊंगा, उस दिन उसको इलाज के लिए लाते हैं। अब नशे के लिए तो उसको पैसे दिए जाते हैं, माँ दे, बाप दे, भाई, उसको चाहिए, नहीं तो वो चोरी करे। लेकिन जब इलाज की तरफ आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो इस इलाज के पैसे नहीं। इलाज महंगा नहीं है। वही बात मेरी वहीं पर है जहाँ पे वकील साहब ने कहा कि कानून नहीं, लॉ नहीं है किसी किस्म के। 25,000 में हम भी तो आखिर अपने बच्चों का भी पेट पाल रहे हैं और पेशेंट का इलाज भी कर रहे हैं। और बीच में हमारा जो अपनी, मैं ऑर्गेनाइजेशन का बताऊं कि हमारा ये कानून है कि हम एवरी 6 पेशेंट, यानी 5 पेशेंट का 1 पेशेंट फ्री करते हैं। एक फ्री करते हैं। वो ज़कात में से नहीं होता। ठीक। वो जो इन 5 पेशेंट की फी आती है, उसी में से आप, उसमें से हम एक हट जाए। ज़कात वाला अलग है। और ज़कात का भी कोई नहीं है कि हम आप किसी को कहेंगे कि जाए काउंसलर से लिखवा लें या चेयरमैन से लिखवा लें कि आप ज़कात के मुस्तहिक नहीं। अगर उसका बाप अपने मुंह से या माँ कह रही है कि जी मैं ज़कात की मुस्तहिक हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज बनता है बेसिकली कि मैं उसको फिर किसी काउंसलर के नीचे ना दबाऊँ, किसी चेयरमैन के नीचे जो कल वोट के टाइम उसका गिरवान पकड़े कि मैंने तेरे बच्चे से लिख के देता थी कि तेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा, हम नहीं भेजते। ठीक। आपने रेफर किया, वकील साहब ने कह दिया कि जी मैं इस बंदे को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ये नहीं अफोर्ड कर सकता, ये ज़कात के मुस्तहिक है,
हम उसका कर लेते हैं, कोई इंक्वायरी। अच्छा, मंशियात की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पे कोई है कोई, बस वो खामोशी नजर आती है। फिर इसमें ऊंचा सा हंस सकता हूँ। मैंने आपको बताया है कि 2 इदारे हैं जिनका काम ही सिर्फ मंशियात पर है, एक UN का और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एंटी नारकोटिक्स फोर्स, UNODC। साल में एक दफा एक्टिव होते हैं। आप बेशक हिस्ट्री उठा के देखें, नहीं नहीं, बिल्कुल, हम भी जाते हैं इवेंट पे, साल में जो इवेंट आता है तो एक उसपे इवेंट होता है उस पे करोड़ों रुपए। मंशियात के अवेयरनेस ही नहीं है आज तक। आप यकीन करें 95% पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये बीमारी है, ये आदत है। ये साइकेट्रिक डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिजीज है। ये होती कैसे है कि डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। आज तक हमारे पेरेंट्स को यही नहीं पता कि बच्चे में क्या चेंज आ रही है कि ये ड्रग्स की तरफ चला गया। किसी इदारे से पूछ लें कि उन्होंने कोई सेमिनार किया हो इसके ऊपर। अभी आजकल आपके इस्लामाबाद चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं, सरीना में हो रहे हैं प्रोग्राम, आपके सेंटोरस में प्रोग्राम हो रहे हैं, कभी उठा के देखें। अच्छा, ये अवेयरनेस के लिए भी कोई प्रोग्राम नहीं, ये हुकूमत की तरफ से ये मैसेज नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस मैसेज, पब्लिक मैसेज? तो इसके लिए अगर इतना बड़ा अदारा है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा? इसकी फेलियर क्या है? आप एक इदारे की बात कर, आप मुझे कोई एक इदारा बता दें, माजरत के साथ कोई एक इदारा बता दें कि जो काम कर रहा हो। हेल्थ का कोई इदारा बता दें कि जो काम कर रहा हो। हेल्थ का तो हमें पता है कि हेल्थ की DC हमजा शफकात के पास कोई 8-10 ओहदे हैं, वो सारे वो ही डील कर रहा है। उसके जो हेल्थ का उसके पास है, मेन सतह पे वो कर रहा है, उसे तो कुछ नहीं इस चीज़ का इल्म। इसके अलावा बहुत से इदारे हैं कि 10 इदारों को वो डील कर रहे हैं। अगर अब एक बंदा, सॉरी वकील साहब भी इसका जवाब अच्छा दे सकेंगे कि एक बंदा 10 इदारों को हेड कैसे कर सकता है? मेरे भाई, आप 10 प्रोग्राम दिन में कर सकते हैं? नो, आपका एक स्टेमिना है ना, आपकी एक वर्किंग है, एक हेल्थ है, एक दूसरी मिनिस्ट्री है। तो एक बंदा, क्या हमजा अकेला है पूरे पाकिस्तान में CSS ऑफिसर कि जिसको आपने 10 इदारे दिए हैं? किस रीजन के लिए? अच्छा, वो काम मेहनत कर रहा है, ये नहीं, हर जगह जाता भी है, कोशिश भी करता है, अवार्ड भी मिल गया उसको बेस्ट वर्किंग का, ठीक है, इस्लामाबाद चैम्बर वालों का, जी जी, ठीक है जी, अवार्ड भी मिल गया। लेकिन एक इंसान की कैपेसिटी है ना काम करने की, वो 2 ऑपरेशन चला सकेगा, 10 ऑपरेशन वो कैसे चलाए? तो प्लानिंग तो ये है क्या? और इसका या फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ऐसा बंदा, हमजा जैसा कोई और बंदा इस्लामाबाद में नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे जिसको हम 9 डिपार्टमेंट और दे दें? एक वो देख ले और 9 कोई और लोग देख ले। ये है तो सर जल्दी मैं इसी पर बात जी जी, करूंगा। बात ये सर कि इसी चीज ने तबाह किया निजाम। आपको इसमें आ जाए, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गई। देखिए, ये CSP ऑफिसर CSS किए हुए, इन्हें तमाम इदारों पर सुपीरियरिटी दे दी गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका कैलिबर क्या है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने महकमा खत्म कर दिया। देखिए, एक बच्चा जिसकी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है, आप अंदाजा करें, पाकिस्तान का CSS है, उसमें उर्दू का एक भी पेपर नहीं, उर्दू का एक भी पेपर नहीं, और इंग्लिश वो जो अंग्रेज को भी नहीं आती। इंग्लिश क्या चीज है जो एक किसी की अहलियत को डिटरमिन करे? एक लैंग्वेज है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इन राइटिंग और वर्बल, एक चीज। इस एक बुनियाद पर आप एक शख्स को कहें कि वो सबका सुपीरियर है, वो हर इदारे का सेक्रेटरी लग सकता है, वो हर इलाके का हेड लग सकता है, उसकी जगह पे एक इंजीनियर कमिश्नर नहीं लग सकता, उसकी जगह एक इंजीनियर DC नहीं लग सकता, एक दूसरे डिपार्टमेंट का डॉक्टर उठ के DC नहीं लग सकता, वो DC उठ के उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट लग सकता है, सेक्रेटरी लग सकता है। सर जब तक आप ये नहीं करें, और मतलब इसके बड़े अहम असरात हैं। बेटा, आप बाहर से उठा के एक जनरल को उठा के बैठाते हैं, उसके ऊपर एक DMG के बंदे को उठा के उसका चेयरमैन बैठा देते हैं, या फिर सर वो जो शख्स है, आप कहते हैं टेक्निकल सैंक्शन तो नहीं दे रहा, और सर वो जो हेड कर रहा होता है उसका पॉलिसी पे इतना असर होता है, वो जो चाहेगा उससे हटकर कोई काम ही नहीं करेगा। आप इंजीनियरिंग का महकमा है, उस पर इंजीनियर को आगे लेके जाएं, जो ना साबित कर सके उसको हटाएं, सर्विस से फारिग करें, अगले को अपॉर्चुनिटी दें, कॉम्पिटेंट लोगों को आगे आने दें। मेडिकल प्रोफेशन है, मेडिकल लोगों को आगे आने दें। ये क्या बात है कि उनके ऊपर उठा के DC को उठा दें और DC को भी एजुकेट करता रहे? एक दूसरी सर बात ये है कि एक तो ये हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, किसका क्या काम है और कितना है, उससे आगे उसका रोल खत्म करना पड़ेगा। और दूसरे प्रोफेशन जो स्ट्रेस हो गए हैं उसका नतीजा ये हुआ है,
میں باسط انجینئر، اگر میرے ساتھ جو اسسٹنٹ کمشنر ڈیوٹی آیا تھا جو کلاس میں مجھ سے بہت پیچھے تھا وہ میرا سیکٹری بن گیا، مجھے آپ گریڈ 19 میں نہیں جانے دیتے، میں پھر کیا کروں؟ میں ریلیف ڈھونڈوں گا کسی چیز، میں کرپشن میں کہوں گا چلو جی مجھے یہ حق نہیں ملا کے جانے کا، چوری کرو، کوٹھیاں بناؤ، جداتے بناؤ، آپ کا مورل ویلیو خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے جب رستے بند ہوتے ہیں آپ اور کام شروع کر دیتے ہیں ریلیف لینے کے لیے، جیسے جس کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو تو وہ ایڈکشن پہ چلا جاتا ہے۔ دوسری بات سر میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کے مطابق ہیلتھ اور ایجوکیشن مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری، اور اگر آپ کا سسٹم یہ نہیں پرووائڈ کر پا رہا، کوالٹیٹیو نہیں دے سکتا، فرسٹ آف آل ان دونوں پہ تمام ٹیکسز کو ویو آف کریں۔ ٹیکس اگین جو اس کا یوزر اور کنزیومر ہے جس کو آپ آئین کے طور پہ مہیا کرنے کے پابند تھے وہ ہی اس کی پاکٹ بیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو تو ٹیکس سے ٹوٹل کرتے ہیں۔ دوسرا ان کی فیسز کو چیک کریں وہ کیا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ تمام یہ دونوں شعبے یہ پرائیویٹ کے حوالے کریں، ایون ٹیکس کے نظام کو پرائیویٹ کے حوالے، اور آپ صرف ڈوین کی سطح پہ ٹیکس کورٹس قائم کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلط ٹیکس لیا جائے گا تو وہ کورٹ میں جائے، اس کو 10 گنا اس ٹیکس کا وہ ریٹرن بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن ٹیکس کے قانون کو سمپل کریں جو سمجھ میں آئے کسی کے، عام آدمی سمجھ سکے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، آئی ایم اے سول انجینئر کمپیٹنٹ پوزیشن ہولڈر، دین آئی ایم اے لائر پوزیشن ہولڈر، میں نے ٹیکس پہ کر رکھے ہیں کورسز، اس کو میں نہیں سکتا، اور آپ بلیو کریں کہ اس کو پڑھانے والے جو ہمارے پاس آئے جو سینئر موسم کے چیئرمین ریٹائر ہوئے ان پہ جب 4 سوال کیے ان کو بھی نہیں پتا۔ یہ اس کی جو اس میں کمپلیکیشن رکھی گئی ہے اسی کی وجہ سے کہ ایک آپ کو نوٹس آئے گا جی 5 لاکھ روپے کا، آپ نے حماقت کی کہ آپ نے اس کے کمشنر کے آگے اپیل فائل کی اور وہاں سے نکل کے آپ ہائی کورٹ میں جا کے آپ نے ریفرنس فائل کیا۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کا جو انسپیکٹر ہے اس سے رابطہ کریں، اس کو کہیں یار جان شاہ میری، وہ آپ سے کوئی 25 لاکھ لے لے گا تو یا 50 ہزار طے کرے گا اور وہ کہے گا کہ 25 آئے دے دو، 3 دن بعد یہ میں ویو کر کے لاتا ہوں کہ غلطی سے وہ جاری ہو گیا، 25 اس کو دے دوں گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ملک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، عالمی ادارہ صحت سے جو فنڈ آتا ہے وہ کوئی صحیح جگہ پہ لگتا ہے کہ وہ اسی طرح وہ بھی؟ سر یہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا، یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں جن کے پاس فنڈ آتا ہے۔ مجھے اس ادارے کو چلاتے ہوئے 2.5 سال ہو گئے، ٹھیک، اور میں نے ابھی شروع میں بھی آپ کو کہا تھا کہ میں وہاں کی جو انچارج ہیں، جی میں نام نہیں لینا چاہتا، فیمیل ہیں، ان کو 4 مہینے سے رابطہ کر رہا ہوں SOP لینے کے لیے۔ SOP لینے فنڈ تو پھر پیسے ہیں نا، صرف انہوں نے مجھے ای میل کرنا ہے کہ UN کے یہ ہیں لاز، قانون، یہ SOPs ہے، آپ ادارہ اس کے مطابق چلائیں، اور میں مان رہا ہوں خود، حالانکہ میں نے ڈاکٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں، سائیکالوجسٹ خود ہونے کے باوجود 2 اور رکھے ہوئے ہیں، ڈسپینسنگ کے 2 لڑکے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ کر رہا ہوں، صحیح، مجھے SOP لینے کے لیے 4 مہینے ہو گئے، ان کے شاید ہوں۔ منسٹری میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے پاس SOPs نہیں ہے، میں نے آپ کو شروع میں، جی بالکل بالکل۔ تو جو لوگ SOPs دینے کے لیے 4 مہینے لگا رہے ہیں تو فنڈ کس کو دے رہے ہوں؟ بھی آپ کے بس نہیں۔ اچھا اس کے بعد ہماری جو NGO کا کیا کردار ہے اس میں؟ NGOs پہ بھی شروع میں تھا، لیکن وہ بھی یہی ہوا کہ ایک بل بنوایا، ایک یہ کرسیاں میز ایک سے خریدے اور باہر 4 ڈونر کو بھیج دیے کہ جی ہم نے یہ کام کرا ہے، 4 مختلف کنٹریز کے مختلف، وہ اب بہت زیادہ رک گیا ہے، زیادہ تر کام اب فنڈنگ نہیں آ رہی، ٹھیک، اور لوکلی لوگوں نے یہ کیا کہ جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے اپنے ٹرسٹ یا اپنی NGOs رجسٹر کرا لی کسی نام کے ساتھ، معروف میں لے لیں، معروف انٹرنیشنل نے معروف فاؤنڈیشن کے نام سے جی جی اپنی ایک NGO فاؤنڈیشن رجسٹر کرائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس پہ کام کیا کرتے ہیں یہ تو آپ ہی ان سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میرا ڈومین نہیں ہے، میں نہیں پوچھ سکتا، آپ کسی پروگرام میں انہیں بتائیں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ سال میں 2 فری میڈیکل کیمپس کرتے ہیں اس فاؤنڈیشن کے انڈر، ٹھیک ایک میرے ساتھ کی ہے، تو فنڈ کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک۔ فنڈ نہیں، کسی جگہ پہ بھی فنڈ۔ اچھا اس وقت جو مزدور اور افراد اور جو ہے منشیات کی عادی جو ہیں لوگ، اس کی تعداد کتنی ہے اور سالانہ کتنی بڑھتی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جو ڈرگ ایڈکشن کے لوگ ہیں، جو پچھلے سال کی رپورٹ ہے وہ 6.7 ملین تھی پاکستان میں، یہ UNO کی رپورٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رپورٹڈ ہیں، جو ادارے رجسٹرڈ ہیں اور وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ سال میں ٹریٹ کیے ہیں۔
जो नौजवान लोग हैं, लेकिन आप ये समझें कि 1 करोड़ से ऊपर तादाद है इस वक्त पाकिस्तान में ड्रग्स लेने की। इसमें अल्कोहल वाले नहीं है, क्योंकि अल्कोहल का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बहुत कम ही होता है। जो लेते हैं लोग वो रेगुलर लेते हैं, छोड़ सकते हैं, अल्कोहल ना ले तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा हैं पाकिस्तान में। और जो स्टडीज हैं कि अगले 10 साल में ठीक जरा आपका स्टूडेंट, मैं बाकी लोगों की बात नहीं, हर 10वां स्टूडेंट आपका ड्रग्स ले रहा होगा। हर 10वां जो रेशो चल रही है, ठीक हर 10वां स्टूडेंट वो ड्रग्स पर होगा, और इसमें जेंडर नहीं होगा ठीक कि मेल ले रहा है तो फीमेल नहीं। इस वक्त की जो स्टडीज हैं, जो लोग बताते हैं, जो हमने पूछा है लोगों से, बातचीत हुई है, जो लोग इस पे रिसर्च वर्क करते हैं, ये 48% रेट लड़कियां, बच्चियां हमारी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हैं, वो भी ड्रग्स ले। कामरान नफीस साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? हमारे फिर वही बात आती है कि अदारे दुरुस्त ये किस तरह होंगे? मुझे तो समझ नहीं आती। हर अदारा अपनी ही वो सूरत हाल में डूबा हुआ है, तो कौन इसको ठीक करेगा? कोई ऐसा बंदा आएगा जो इसको? मेरा ख्याल है कोई क़यामत ज़्यादा दूर नहीं रह गई है, वो शैतानियत ना चले। और ये शैतानी खेल जब से ये इंटरनेट, टीवी, मीडिया, हमें पता ही नहीं हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या वहाँ से लर्निंग हो रही है। हमारे जो इस वक्त O लेवल A लेवल स्कूल करा रहे हैं, आप प्लीज इनका सिलेबस चेक करें। इनके सिलेबस में वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो हमारी सोच और इस्लामिक थॉट से बिल्कुल हटकर है, और कोई नहीं देख रहा कि वो क्या पढ़ाया जा रहा है इन बच्चों को। उन्हें उर्दू तो आती ही नहीं। पाकिस्तान में रहते हुए जिसने O लेवल किया वो आम अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको दीन इस्लाम को पता ही नहीं है, और हम वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको। बात इतनी सी है सर कि हमें शायद एक बहुत बड़ी थॉट प्रोवोकिंग डिसीजन लेने की जरूरत है। हमें दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है, ये सब किस हो जा रहा है, और हर चीज़ की रूट कॉज को ढूंढने की जरूरत है। एडिक्शन वालों को आप पकड़ के अंदर कर देंगे, उनको सहायता देंगे, देखें वो एडिक्शन तक क्यों पहुंचे हैं, वो क्या मॉरल प्रेशर्स हैं, वो क्या हालात हैं, वो क्या नाउमीदियाँ हैं, वो क्या उनको अदम एतमाद है, क्या उनका अल्लाह से यकीन क्यों हटा हुआ है, वो रब से यकीन हटाकर तो वो ड्रग में जाके तो वो मदहोश रहने में क्यों खुश हैं। देखना है कि वो सूदिंग एनवायरनमेंट क्यों नहीं कि जिसमें एक इंसान जीना चाहे, खुश हो। मैं कभी किसी मुल्क को देखता हूँ ना कि कौन सा मुल्क रहने का काबिल है, मैं सिर्फ देखता हूँ कि इसका जस्टिस नॉर्म सबसे अच्छी, जिस मुल्क के जस्टिस नॉर्म सबसे अच्छी वो मुल्क रहने का काबिल। और बदकिस्मती से आपको बताऊँ, दुनिया में सबसे बुरे जस्टिस नॉर्म सिर्फ मुसलमानों के मुल्कों में, गैर मुस्लिमों के नहीं। और ये बहुत सोचने की बात है। शायद शैतान का हम पर हमला है कि वो तो चलो पहले ही अल्लाह के दरबार से रंधे हुए हैं, तो इन्हीं पे पूरा अटैक करना है कि कितने हमने जन्नत में नहीं पहुंचने देने। तो हम मुसलमान बददुआए हुए हैं कि हमारे पास इंसाफ नहीं। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। लास्ट सवाल है ये मेरा, आवाम की अवेयरनेस के लिए आप समझते हैं कि सेमिनार होने चाहिए? मीडिया का इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सर मैं समझता नहीं हूँ, मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चा या बच्ची ड्रग्स में पड़ गए और अब इसकी जो एज आ गई है वो 13 साल के बच्चों तक आ गई, इसकी अवेयरनेस अगर हम दे दें तो हम अपनी अगली नस्ल को बचा सकते। वरना 10 साल के बाद आपके हर डिपार्टमेंट में ड्रग एडिक्टेड लोग बैठे होंगे, और जब ड्रग एडिक्टेड बंदा होता है तो जैसे वकील साहब कह रहे हैं कि हम अभी मॉरली इतने गिर चुके हैं कि हम 50-100 रुपए को भी नहीं छोड़ते, झूठ को नहीं छोड़ते। तो जब उसकी नीड ही ड्रग होगी तो वो जस्टिस क्या देगा, वो पुलिस में क्या डिलीवर करेगा, वो फौज में क्या डिलीवर करेगा। तो अवेयरनेस, मैं पहले भी 2 फोरम पे गया हूँ और मैंने कहा है कि मेरा इदारा अवर होम रिहैब इस्लामाबाद में मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, मेरे पास टीम मौजूद है। हम अगर पुलिस वाले हमारे साथ करें, एंटी नारकोटिक्स के सेक्रेटरी साहब को ये बात मैं कह के कि आप लोगों को दें, अवेयर जगह हमें दे दें, सारा अरेंजमेंट मैं करूँगा, मैं पैनाफ्लैक्स भी प्रिंट करवाऊंगा, पेरेंट्स को बुलाएं, स्कूल में अगर कोई चाहे, किसी स्कूल में कोई करवाना चाहता है इस्लामाबाद में कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने को हमारा इदारा तैयार है। हम उसकी सारी जितना भी अरेंजमेंट है, डॉक्टर का अरेंजमेंट, साइकोलॉजिस्ट का अरेंजमेंट, क्या चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों के अंदर अगर देखें कि ये आ रही हैं तो हम फौरन इस चीज़ को, हमारी बत्ती जल जानी चाहिए कि हमारा बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है। मेरा इदारा, मैं
हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप चल लेंगे जी। लास्ट में 30 सेकंड में आप क्या मैसेज देंगे? बस सर ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हम जो मुमकिन हो सके वो बेहतरीन किरदार अदा कर सकें और वो बेहतरीन सोच दे सकें, जिससे ये पाकिस्तान हमारे लिए और हमारे आने वाले नस्लों के लिए बेहतरीन जगह हो जाए। हमारी दुआ है कि ये दुनिया में जन्नत। जी जी, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखा, मनशियात के बारे में था। मनशियात 10 साल बाद 10 के बाद एक बच्चा जो है मनशियात का आदी होगा। अगर हमारी हुकूमत ने या अदारों ने अभी इस पर काबू ना पाया तो फिर हम बहुत आगे चले जाएंगे और इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम पकड़ से रिजवान भट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।